बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अभी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनकी हम बात सुन रहे थे, और जिसके अंदर उन्होंने 9 मई को जो गिरफ़्तारी की गई उसको लेकर उनके बड़े कंसर्न्स उन्होंने शेयर किए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फैक्ट्स चेक करने की ज़रूरत है, और एक चीज़ के ऊपर इंतहाई तशवीश का इजहार किया कि ये जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग थे ये कौन थे। उसके साथ कुछ क्लिप्स भी उन्होंने दिखाए और उन्होंने कहा कि जी ये नामालूम अफराद थे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी 9 मई को होती है, नैब गिरफ़्तारी का हुक्म देता है, रेंजर्स एग्जीक्यूट करती है, और उसके बाद ये पूरी सूरत हाल शुरू हो जाती है। जो आज मज़ीद जितने भी अब सीनियर रहनुमा हैं, फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप है, सेकंड ईयर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये अभी इमरान खान साहब ख़ुद फरमा रहे थे। इस चीज़ से, इस सूरत हाल से क्या बाहर निकला जा सकता है? क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने फोकस किया हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। गाहे बगाहे इशारों किनारों में नहीं, बड़े क्लियरली वो बता रही हैं कि ये सब कुछ वो ही करा रही है। इस चीज़ से, इस सूरत हाल से पाकिस्तान को बाहर निकलना है और सैनिटी को प्रिवेल करना है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने, पाकिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। जल साहब, पहली चीज़ 9 मई की गिरफ्तारी रेंजर्स करती है, उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे दोस्तों ने भी देखा, हमारे दुश्मनों ने भी देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको लीगल कहती है गिरफ्तारी को, सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल कहती है। सर, इसकी जिम्मेदारी, जो खान साहब तो कुछ और कह रहे हैं, मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? देखिए, जो पूरा ड्रामा है वो तो अभी पूरी कौम के सामने है। अब मैं क्या गिनवाऊँ? क्या सब जानते हैं कि जब आप कोर्ट में मौजूद हों आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि जज खुद ना कहे, और जिस तरीके से खिड़कियाँ तोड़ के अंदर आए वो भी आपके सामने, जैसे घसीट कर लेकर गए वो भी आपके सामने है। तो इसको तो कोई भी शऊर, इवन लॉ का ज़रा भी जो बात जानता हो इसकी तायद नहीं कर सकता। बात सोचने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है वो आपको पसंद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आपको पसंद नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आपको पसंद नहीं है, जो सेशन जज ने आज वर्डिक्ट दिया है वो निकाह के सिलसिले में वो आपको पसंद नहीं है। तो फिर आपको पसंद है क्या? इसका मतलब ये है कि तमाम जुडिशरी खुदा न खास्ता आपकी नज़र में कॉम्प्रोमाइज्ड है या वो किसी के साथ मिली, जबकि ये तमाम जजेस आपके दौर में भर्ती हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी खड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जुडिशरी खड़ी है लॉ के साथ। अलबत्ता वो जो दूसरी बात है जो इसका आपने जिक्र किया कि जो ये हमले हुए हैं तनसीबात के ऊपर, फौजी तनसीबात के ऊपर, ये नहायत अफसोसनाक बात है। ये फौज और अवाम को सामने लाल अगर ले आया गया तो इससे बड़ा सानिया कोई नहीं होगा। ये एक दफ़ा कोशिश की गई है जो कि फ़ौज ने बुर्दबारी का सबूत दिया तो वो नहीं, वो फेल हो गई और वो आमने सामना नहीं हुआ। अल्लाह ना करे कि हो। उन तमाम लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, और मैं इस बात को मानता हूं जो अभी इमरान खान साहब ने कही है कि पूरी इंक्वायरी करके पता तो लगाएं कि ये लोग कौन थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जल साहब, लेकिन इसके अंदर सूरत हाल थोड़ी सी एक मुख्तलिफ टैंजेंट पर भी है, और वो मुख्तलिफ टैंजेंट ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का अहकामात चेयरमैन नैब की तरफ से आते हैं, उस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट वाया रेंजर्स कराया जाता है, और उसके बाद जो सूरत हाल होती है उसमें जितनी फ़ौजी तनसीबात हैं, चाहे वो GHQ हो, चाहे ISI के हेडक्वार्टर्स हों, चाहे कोर कमांडर के घर हों, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस सारे का लिंक और उसके बाद जो बयानिया लेकर चला जाता है वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। क्या वजह है इसकी? और पाकिस्तान के अंदर आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्या वाकई ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी सूरत हाल किसी भी पॉलिटिकल सियासी लीडर के लिए पैदा होगी तो वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चलेगा, और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो डिक्टेट करने या ख्वाहिशमंद होंगे उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगी? तो ये बात मैं जो कर रहा था कि जो तनसीबात और फौज के खिलाफ बात है, इससे तो ये तो वो छत है जिसने हमें बचाया हुआ है बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से। इसमें तो सुराख करना किसी भी तरीके से नाजायज़ है हर हालत में।
अब मैं बात करता हूँ कि वे फॉरवर्ड कि हमें आगे कैसे चलना है। मैं समझता हूँ कि 5 स्टेक होल्डर्स हैं इस सारी सिचुएशन में। एक पीटीआई है, एक पीडीएम है, तीसरा फौज भी है, इस वक्त स्टेक होल्डर बन गई है, अवाम है, और एक 5वां स्टेक होल्डर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी सामने आ नहीं रहा। वो है पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो हमारे दुश्मन हैं। अच्छा, अब ये कि आगे चलने के लिए ये तो मैं मानता हूं कि इंतखाबात एक दिन होने चाहिए, क्योंकि और बड़े मसाइल हैं, अगर एक दिन ना हुए तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को चाहिए कि मान जाए इस बात पर कि कोई सितंबर में अक्टूबर में इंतखाबात एक दिन में हो जाए, लेकिन इसके बदले में जी पीडीएम को चाहिए कि वो तमाम ये मुकदमा, अब देखें 145 मुकदमे एक बंदे पर आप चंद हफ्तों में या महीनों में लगा दें, तो ये तो आप हर अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये गलत है और ये बिल्कुल फरोई किस्म के मुकदमे बनाए गए हैं। आपने सारी लीडरशिप उनकी पकड़ ली तो उनके लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? आप उनकी लीडरशिप को छोड़ें, मुकदमे सारे खत्म करें। ये पीटीआई वाले माने कि एक दिन में इंतखाब हो तो होने चाहिए और किस दिन होने चाहिए, इस पर सारे मुत्तफिक हो जाएं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बुला लें पैरोल के ऊपर, और वो भी अपने जो है ना कर लें कन्वेंसिंग जितनी करनी है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका बार बार कहा जाता है वो हो जाए। पीटीआई से एक और दरख्वास्त करूंगा, एक और रिक्वेस्ट करूंगा पीटीआई से कि देखें अरशद शरीफ के सिलसिले में लिया हुआ है वो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने इसके लिए कमीशन भी बनाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए जेआईटी बनाई हुई है, चाहे वो गलत है या झूठ है, लेकिन वो बाद में जब खुद वो आ जाएंगे उसको ठीक कर सकते हैं। वो फिंगर पॉइंटिंग ना करें। सर बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन मुझे अब जरा ये समझाएं कि ये पूरी चीज़ों को सेटल डाउन कौन कराएगा, क्योंकि अपेरेंटली इदारों के ऊपर जो एतमाद है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का है तो दूसरी का नहीं है। अदलिया का रोल आप देख लें, उसके ऊपर इमरान खान साहब को एतबार है तो पीडीएम उसके खिलाफ धरना देने जा रही है। सर इसको सेटल कौन करेगा? जी, ये दिस इज द डिलेमा कि इस वक्त सेटल करने की पोजीशन में कोई भी नहीं है। तो लिहाजा इसका एक ही हल है कि जो आइन कहता है और जो आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको माना जाए। और सेटल करने का जो प्रेशर है तीनों के ऊपर, मैं कह रहा हूँ, अवाम की तो बात ही छोड़ देना, वो जो चौथे सबसे बड़े स्टेक होल्डर है अवाम, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, पीटीआई, पीडीएम एंड आर्मी, इनके ज़हन में ये होना चाहिए कि अगर इन्होंने ये सेटल ना किया तो वो जो एक और स्टेक होल्डर जिसकी मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के दुश्मन, फिर वो जीत जाएंगे। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तानी फौज को बचाएं, पाकिस्तानी अवाम को बचाएं इस अजियत से, और आपस में बैठकर किसी न किसी बात पर आप एग्री कर जाएं, वरना ये हिस्ट्री में सिवाय दुश्मन की जीत के और कुछ आपको नहीं मिलेगा। आप एक दूसरे को कहाँ तक ख़त्म कर देंगे? आप ही तो हैं। ये मुल्क क्या है? ये मुल्क कौम है जिसमें ये लोग हैं, और ये पार्टियां हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट है, और ये गवर्नमेंट है। और ये जब आपने सब कुछ तितर बितर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानी, आइन की बात ना मानी, तो फिर तो ये इट विल बी अ वॉक ओवर फॉर द एनिमी, और उनको यहाँ फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ही अपना इतना लहू बहा दिया है। बस एक काम उन्होंने और करना है, ये मैं आपको बता दूं, जब हंगामे बढ़ेंगे खुदा न खास्ता, तो वो कहेंगे जी अब आपके एटमी असासे गैर महफूज हैं, और उसके बाद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक जो भी होगा, तो अल्लाह खैर करे। ये तीनों को समझने की जरूरत है। अच्छा सर, मैं आर्मी को भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही, वो भी इस बात को समझे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इन 2 दिनों में 3 दिनों में कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू आर्मी, आर्म फोर्सेस, विद रिस्पेक्ट टू द कोर कमांडर्स, विद रिस्पेक्ट टू द आर्मी चीफ, बहुत सारी सामने आई, और जिसको वायरल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, और हर शख्स ये सवाल और इस सिचुएशन में था कि शायद कमांड जो है वो डिसरप्ट हो गई है। कल DGISPR ने उसकी कंडेम भी किया और उन्होंने कहा ऐसे अब बिल्कुल कुछ नहीं है, मार्शल लॉ तक की बातें हुई। आज जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर मुल्तान का, पेशावर का दौरा भी कर रहे हैं। सर ये चीज़ें फिर किस तरह इतनी एग्रीवेट हो गई इस पूरे सिनेरियो के अंदर? देखें जी, पहली बात तो ये कि ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें पूरी दुआ करनी चाहिए कि कभी भी कोई इंतशार पैदा हो इस सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर।
क्योंकि वो तो एक आप यूँ समझे कि दैट विल बी डेथ नेल, वो आखिरी घंटी होगी फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, और इसका होने का इम्कान भी नहीं है। हाँ, प्रेशर अंदर से हो सकते हैं। देखें जो कोर कमांडर्स हैं वो अपनी बात करते हैं, ये लोग तो बहुत उड़ाते हैं ना जी, वो ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, उनको बता क्यों नहीं रहे, उनको क्या पता कि कौन क्या बात कर रहा है। और लेकिन उस बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी किस्म का दरारें पड़े या किसी किस्म का इंतशार हो। ठीक कहा कल DGISPR ने कि ये सब सॉलिड हैं, यकजा हैं अंडर द आर्मी चीफ, और ऐसे ही होना चाहिए चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन ये हुआ क्यों है, ये जो अफवाहें उड़ी हैं इसलिए उड़ी हैं मेरे भाई, ये भी सोचने की बात है हुकूमत के लिए और फौज के लिए। जब आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे, जब आप मेन जो आपके चैनल हैं उनको बात करने नहीं देंगे, तो फिर यही होगा ना। फिर और क्या। अब मुझ जैसा बंदा जो अब ट्विटर को नहीं कर सकता, फेसबुक पे नहीं जा सकता, मैं ही जवाब देना था ना, मैंने इन बातों का जवाब देना था, मेरे जैसे लोगों ने जवाब देना था। जब हम ही बात नहीं कर सकते तो फिर ये अफवाहें तो उड़ेंगी। तो ये अफवाहें बहुत सारी गलत हैं। ये एक दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कल जो DGISPR ने कहा कि कोई ऐसा इस्तीफा वगैरह नहीं है, उन्होंने ठीक कहा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि फौज बहुत बड़ी है। हर वक्त आर्मी चीफ के टेबल के ऊपर, और वो जो हमारा MS है जो कि पर्सन से डील करता है, 100-150 इस्तीफा हमेशा उसके टेबल पे पड़ा होता है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। कुछ लोग फौज छोड़ना चाहते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो उसको इसके साथ टैग अलॉन्ग ना किया जाए। बिल्कुल ठीक। अजीन, एक जी ब्रेक से वापस आते हैं। तो अल कादिर ट्रस्ट क्या है और 9 मई को क्या हुआ इमरान खान साहब के बाद साथ, और ये सारी सूरत हाल क्यों एग्रीवेट हुई, और अल कादिर ट्रस्ट में को लेकर क्या रियलिटी है और क्या नहीं है, इस पे बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान मेरे साथ होंगे जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, 9 मई को हुआ क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस है ये क्या है, इसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट क्या है या नहीं, और इस सारी जो सूरत हाल है इसमें अब आगे क्या लीगली चीज़ें चलेंगी, किस तरह चलेंगी, प्रोग्राम के हिस्से में इस पे बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर गौहर खान ने, माहिर कानून है, वेरी वेल रिनोन्ड लीगल एक्सपर्ट। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। खान साहब, 9 मई को आप इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सर, क्या हुआ था वहाँ पर, क्यों शीशे तोड़े गए और किस तरह ये गिरफ्तारी हुई? काजी साहब, बेसिकली तो हम वहाँ बायोमेट्रिक एक ऑफिस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में है, और ये एक तरीक़ाकार है कि अगर आप रिट पिटीशन और कोई एप्लीकेशन और इवन जवाब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल करें किसी केस में, तो आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है जो अप्लीकेंट होता है। इसके तनाजुर में यह था कि हमें ये खदशा था कि खान साहब को कभी अरेस्ट न किया जाए, हरास न किया जाए, तो हमने जो अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट या अल कादिर के नाम से जो नेब ने एक इंक्वायरी शुरू की थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन को हमें खबर ये सिर्फ पता चला था न्यूज़ से। उसके सिलसिले में हमने एक पिटीशन फाइल कर दी थी कि हमें इंक्वायरी की रिपोर्ट दी जाए और हमारे खिलाफ एडवर्स ऑर्डर ना किया जाए। उसके सिलसिले में 2 पिटीशनें हम फाइल कर रहे थे, और जिस वक्त उसके बायोमेट्रिक के लिए गए थे खान साहब, वो वहाँ मौजूद थे। जो ही खान साहब उसके उस ऑफिस के गेट से एंटर हुए, एक हूटर बजाया और उसके साथ ही दरवाजे को मारना शुरू किया गया, शीशे तोड़े गए, और फिर रेंजर के जो ऑफिसर आए थे, वो आपने देखा है ऑलरेडी, वो आए थे और उन्होंने ज़द-ओ-कोब किया और फिर इसी तरीके से अरेस्ट हुई। अच्छा खान साहब, सो यू आर सेइंग कि आप लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, हूटर बजा, और उसके बाद जो रेंजर्स थे दे जस्ट बार्ज्ड इन, और उसके बाद ज़द-ओ-कोब शुरू कर दिया उन्होंने, इज़ दैट सो जी? यस जी, बिल्कुल दैट्स सो, क्योंकि हूटर बजने के बाद जो ही उन्होंने दावा बोला है और एंटर हुए, तो हम सब पे पेपर स्प्रे किया गया, और जो सामने आता रहा उनको धक्के दिए गए, खान साहब को भी सर पे मारा गया, और इसी तरह से खान साहब को उठा करके ये ले गए थे हाई कोर्ट से। ओके, ठीक है। अच्छा खान साहब, ज़रा थोड़ा सा ये जो है अल कादिर ट्रस्ट केस, इसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट क्या है, किस लेवल पर है? क्योंकि कहा यह जा रहा है ये ज़मीन पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर थी, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हुई बुशरा बीबी के नाम पर। इस सारे सिनेरियो के अंदर
इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पर है एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब क्या थी, जरा ये भी थोड़ी सी इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए काजी साहब, इसमें खान साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई देखे तो पहले मैं आपको इस तनाजुर में कह देता हूँ कि नेब के मुताबिक जुर्म उस वक्त बनता है जब आप कहें कि कोई ऐसा पावर एक्सरसाइज किया गया जिससे एक बंदा बेनिफिशरी हो जाता है और मॉनेटरी बेनिफिट ले लेता है। ये जो ज़मीन है ये डोनेट की गई है पाकिस्तानी बिजनेसमैन की तरफ से इस अलकादर ट्रस्ट को। अलकादर ट्रस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी चला रहा है, जिस तरह नमल चला रहा है, जिस तरह शौकत खानम है, जिस तरह और बड़े सारे ज़्यादातर मिसालें आपको मिलेगी कराची में और सिंध में, जहां से सारे ट्रस्ट चैरिटेबल होते हैं और वो यूनिवर्सिटी पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए वो ट्रस्ट बनते हैं और वो यूनिवर्सिटी चलाती है। अब अगर वो ट्रस्ट है, उसके पास अगर प्रॉपर्टी है और उसका जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स ऑडिट हो जाते हैं और ट्रस्टीज की प्रॉपर्टी वो नहीं बनती। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो बना है उसके ट्रस्टी है। इसी तरीके से जिस तरह इमरान खान साहब है नमल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी है और जिस तरह खान साहब शौकत खानम के ट्रस्टी है, तो खान साहब किसी सूरत में ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी की। ये लैंड डोनेट की गई थी इस ट्रस्ट को और खान साहब उस ट्रस्ट में फकत एक ट्रस्टी है। ठीक, अच्छा, तो क्या ये जो बरतानिया से सर 60 अरब मलिक रियाज को दिया गया, इसके इवज ये 460 कनाल जो उन्होंने डोनेट किया है, ये चीज दुरुस्त है या ये गलत है? देखिए काजी साहब, कोई भी बंदा 460 अरब रुपए या जो 60 अरब रुपए ये कहते हैं कि 60 अरब रुपए आए उसके जुम्मे से इसके जुम्मे में कोई ऐसा नहीं करेगा। इस तरह बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी की बुनियादें पहले रखी गई थी, ये तो बात का वो है जो पैसे आए थे। हुआ ये था NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके लॉ के मुताबिक अगर किसी बंदा की अकाउंट सस्पिशियस हो तो वो अकाउंट फॉर करेगा और उनके लॉ के मुताबिक वो पैसे वापस ट्रांजैक्शन जाता है। उन्होंने जो एक इंक्वायरी कर दी थी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के खिलाफ, तो उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कोई शुरू नहीं किया था। वो अकाउंट्स पार करने के प्रोसेस में NCA और बिजनेसमैन के दरमियान इतना मुआहिदा हो गया कि ये जो अमाउंट इधर आई है बरतानिया में, ये वापस पाकिस्तान जाएगी। उसमें ये मुआहिदा भी शामिल नहीं था, न कोर्ट की फाइंडिंग शामिल है, न कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इशू किए थे कि ये पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में वापस उस बिजनेसमैन के अकाउंट में जाना जिसकी प्रॉपर्टी है, ये जाना थी। उसके लिए सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी ये ज़रूरी था कि हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त हो कि यस ये पैसे वापस आए या ना आए। उसके सिलसिले में जब अग्रीमेंट हुआ कि ये पैसे वापस पाकिस्तान जाएंगे, तो बिजनेसमैन की तरफ से यही कहा गया है कि उनकी डील हुई है सुप्रीम कोर्ट के साथ और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, वो सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही आए। फेडरल कैबिनेट ने इस बात की इजाज़त ज़रूर दे दी है कि अगर ये पैसे आ जाते हैं तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। अब इससे तो पाकिस्तान में पैसे आ गए हैं और पाकिस्तान उसके अकाउंट में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये कह सकती है ये पैसे उनके नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान को देगी, तो ये पाकिस्तान हुकूमत कैसे देगी? पाकिस्तान की हुकूमत ने तो कभी ये पैसे क्लेम ही नहीं किए और हुकूमत पाकिस्तान ये पैसे क्लेम करेगी तो कौन से क्राइम के ये प्रोसीड है जो पाकिस्तान की हुकूमत क्लेम करेगी? ने पहले ये बताए कि कौन सा क्राइम हो गया था जिसके ये प्रोसीड है कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। खान साहब के पास तो इस पर कोई भी इल्जाम नहीं है, उसको तो फकत यूं कहा जा रहा है कि ये अकाउंट उसमें अकाउंट में गए और आप इसके ट्रस्टी हैं। अच्छा, तो खान साहब आप कैटेगोरिकली ये चीज कह रहे हैं कि ये जो 60 अरब का सारा एक केस बनाया हुआ है, ये पैसे जो हैं ये एज ऑफ राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, नॉट विद मलिक रियाज या इन लोगों के पास नहीं है। सो ये केस जो है ये बोगस है, इज दैट सो? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं केस बोगस है, विच मींस कि बोगस का मतलब मेन केस हैज नो बेसिस। वो क्रिमिनल केस की कोई बेसिस नहीं है। बेसिस उस वक्त होता है, नेब का केस उस वक्त बनता है जब नेब पहले ये कहें कि ये पैसे, ये प्रॉपर्टी ये सरकार की है और सरकार की अमाउंट किसी और के पास गई और सरकार को लॉस हुआ है। ये तो पब्लिक एक्सचेकर के पैसे ही नहीं है। ठीक, किस तरह सरकार का लॉस है? मुझे जरा सिर्फ पैसे गए हैं वो भी एक सरकार, एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल के वापस आए हैं तो वो भी पाकिस्तानी इंडिविजुअल के, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सरकार के पैसे। मुझे दो तीन चीजों का आपने जरा शॉर्टली बताइएगा। एक, 60 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के पास है इस वक्त, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग?
देखो, मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, लेकिन जो बैरियर टाउन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक बैरियर टाउन ने 460 अरब रुपए वहां जमा करने थे 7 सालों में। तो उस अकाउंट में जो पैसा आएगा वो बैरियर टाउन ही की तरफ से आएगा, तो ये उस मद में वो पैसे उसमें पड़े। ठीक, ये जो 60 अरब की बात कही जा रही है और जिसके साथ 460 कनाल को लिंकअप किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये 60 अरब रुपया नहीं दिया गया और ये जो 460 कनाल अराजी थी ये वैसे ही दे दी गई अल कादिर ट्रस्ट को, ऐसे ही है जी? देखिए, वो जमीन गिफ्ट की गई है अल कादिर ट्रस्ट को। मलिक उसमें रियाज कोई ऐसी ने वो ट्रांजैक्शन जमीन गिफ्ट कर दी अल कादिर ट्रस्ट को, अल कादिर ट्रस्ट को। और देखिए, आज जमीन भी गिफ्ट की गई है, पर ये यूनिवर्सिटी बनाई किसने? तो वो यूनिवर्सिटी भी है, ये उन्होंने बना करके कहा जहां आप सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये एक ट्रस्ट बना, उसके पास चले गए। उसके बनने के बाद, उसकी इनॉग्रेशन के बाद और इसके सारे खत्म होने के बाद, उस वक्त उस तरह से डील ही नहीं हुआ था एनसीए के साथ। जिस वक्त ट्रस्ट बना है, जिस वक्त पैसे आए, जिस वक्त यूनिवर्सिटी की बुनियादें रखी गई है, एनसीए के साथ तो बाद में हुआ है। तो या तो पहले होता और पैसे आ जाने थे तो एक डील हो जाती। तो कैसे डील हुई है? ठीक, आप सरकार से ये पूछे कि हुकूमत पाकिस्तान के सरकार के किस मद का नुकसान है, ये सरकार के पैसे कब थे, ये सरकार ने अदालत में कब प्रूव किया था? अदालत जो कैबिनेट को प्रूव किया है वो ये था कि अगर आप ये अलाउ करते हैं तो पाकिस्तान का पैदा हो जाएगा, इतने मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ जाएंगे एक अकाउंट, ये बेहतर है। बजाय इसके कि पाकिस्तान करे कि ये इंडिविजुअल के पैसे नहीं है, ये हमारे हैं, तो फिर आप केस करें बरतानिया में, अगर केस जीत जाते तो फिर आपको मिलेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर गौहर खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, वेरी, आपने टाइम दिया और इलैबोरेट किया इस चीज़ को। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जिना हाउस लाहौर का दौरा था, जिसको कोर कमांडर हाउस कहते हैं, जहां पर कुछ जो लोग थे, जिस तरह उस पर हमला हुआ, जिस तरह उसको जलाया गया, उसका मुआयना करने वज़ीर आज़म ने जाना था। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो वहाँ पर उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, पुलिस उसको कॉर्डन ऑफ करती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एंटी राइट फोर्स लाहौर में बनाई गई, बड़े बुलंदोबाला दावे किए गए एंटी राइट फोर्स को बनाने के लिए, ये बहुत अच्छी और ये मॉब को मैनेज करेगी और कोई ऐसी सूरत हाल होगी। लेकिन बदकिस्मती से इस एंटी राइट फोर्स ने, जब कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला हो रहा था, उस वक्त खामोश थी। उस वक्त ये तमाम एसपी, इनका एक अलहदा एसपी होता है, ये तमाम एसपीज़ चुप थे। लेकिन आज क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आना था और इन एंटी राइट फोर्स के जवानों के इशू थे जो कि इन्होंने हाईलाइट किए अपने एएसपी के सामने, जिनका नाम तैमूर ख़ान है। मेरे ख्याल में अभी इनकी नौकरी को स्टार्ट हुए तकरीबन कोई 2-4 साल ही हुए होंगे, 4 साल शायद ज़्यादा हो, इससे कम ही हुआ होगा। और इनकी लाहौर में पोस्टिंग हो गई, एक ड्रीम पोस्टिंग जो एएसपीज़ की होती है, लाहौर में मिल जाना। और उसके बाद 2 चीज़ें गलत हुई। एक, एंटी राइट के लड़कों ने जिस तरह एएसपी से बात करनी शुरू की, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत था। और जिस तरह एएसपी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपने उनको, उस लड़के को अपनी स्टिक मारी। अब सवाल ये है, आपने स्टिक सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि आप एएसपी थे। अगर आप में जुर्रत थी ना, जब वो लाहौर कोर कमांडर के घर पे हमला करने आए थे लोग, तो तब आप उनको स्टिक से रोकते। लेकिन आप उस वक्त तो रोक नहीं सके, तो आपने सोचा कि मैं अपने इस जवान को, जो कि कांस्टेबल है और यूनिफॉर्म में है, इसको मैं स्टिक मारता हूँ। और उस स्टिक मारने का आपको फ़ायदा मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन एटलीस्ट पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान शर्मिंदा ज़रूर हुई। क्योंकि उसके बाद इसके साथ के जितने जवान थे, जब आप फ़ौरन उसको सोटी मारकर मुड़ गए, क्योंकि आप उनका सामना नहीं खड़े हुए, तो उन सब ने आपको पीछे से गालियां निकाली। अब आप सोचें कि आप एक यूनिफॉर्म के अंदर हैं,
और आप एएसपी हैं और दूसरा यूनिफॉर्म में है और वो कांस्टेबल है, उसकी तो ट्रेनिंग पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आना ही आना है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि नेशनल पुलिस एकेडमी में आप लोगों की क्या ट्रेनिंग हुई है। अगर आज की जो नई पौध आ रही है पीएसपीज की, एएसपीज की, जिनको प्राइज पोस्टिंग दी जा रही है लाहौर की, और आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एनपीए की बजाय आपको पीएम में अब भेजना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो आपको बताएं कि आपने किस तरह लीड करना है, आपने किस तरह कमांड करनी है। क्योंकि बदकिस्मती से आपको कमांड करनी नहीं आ रही। आप उसको लाइन हाजिर कर सकते थे, आप उसको शो कॉज दे देते, डिसमिस कर देते, आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने वहां पर अपनी ही वर्दी की बेइज्जती कराई। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके मुल्क के अंदर एक ऐसी क्योस की सी सूरत हाल है जहां पर हर एक रिएक्टिव हुआ है। हर एक का अगर कोई भी इशू है तो वो उसको सेटल करने की बजाय एक एग्रेसिव पोस्चर लेता है, जो कि गलत है। ये एग्रेसिव पोस्चर उस कांस्टेबल ने लिया, जो कि बिल्कुल गलत था। ये एग्रेसिव पोस्चर आपके एएसपी ने लिया, एएसपी एंटी राइट फोर्स तैमूर खान ने लिया, जो कि एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर था। अब मुझे नहीं पता इसको लेकर आपके एसएसपी ऑपरेशंस क्या कहते हैं, आपके डीआईजी ऑपरेशंस क्या कहते हैं, आपके सीसीपीओ लाहौर क्या कहते हैं, और आपके आईजी पंजाब क्या कहते हैं। अगर एंड ऑफ द डे आपने उस कांस्टेबल को मुअत्तल, डिसमिस, जो भी करना है, जो कि आप जरूर करेंगे इसलिए कि वो एक कांस्टेबल है, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि एएसपी तैमूर खान के साथ क्या होता है, इनकी जो लाइन है पीएसपी हजरात की, वो इनके साथ क्या करते हैं। अगर ये सोटी मारना अपनी पूरी फोर्स के अंदर जायज़ है तो एक और चीज़ है, लेकिन जितना एटलीस्ट हम लोग सर्विस को जानते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस को जानते हैं, दैट वाज अनकॉल्ड फॉर और इट्स नॉट लाइक एन ऑफिसर। सो द एक्ट ऑफ तैमूर खान वाज नॉट लाइक एन ऑफिसर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।